गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मिडवेल हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। तो देर न करते हुए अपने प्रश्न पत्र पर चलेंगे। और इस तरह का वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो में जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। तो थोड़ा सा हम कमेंट भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे बबन जी ने गुड इवनिंग कहा है, गुड इवनिंग बबन जी। फिर प्रेम जी ने कहा है मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन मैम, थैंक्स, वेलकम आपका प्रेम जी। फिर यहाँ पे अनुश्री जी ने मुझे बताया है कि साउंड में प्रॉब्लम थी इस वीडियो में। हाँ अनुश्री, थोड़ा सा मैंने भी चेक किया इसे, तो यहाँ पे मुझे भी साउंड की प्रॉब्लम दिखी है। बाकी लेकिन क्वेश्चन ठीक है, तो इस पर मैं वीडियो री अपलोड नहीं करूँगी। तो चलिए आगे के कुछ और कमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो कमेंट आया है प्रिया बोध का, प्रिया जी ने कहा है कि तैयारी को आपके वीडियो से दीदी नई धारा मिलती है और सफल होने के बाद आपका मुंह मीठा कराने जरूर आऊँगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जो भी तैयारी कर रही हैं तो उसमें आप सक्सेस हो, और बिल्कुल आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। फिर यहाँ पे वही सब कमेंट हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आते हैं अपने चैप्टर पे। तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है वो है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने जिन प्रभा सूरी से आधा रात बातचीत की। तो यहाँ पे आप उत्तर भी देख पा रहे होंगे। तो यहाँ हमारा उत्तर बन जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2008 का ये प्रश्न रहा है। व्याख्या एक बार देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान दिल्ली के सुल्तानों में अत्यधिक सहिष्णु शासक था। वह सभी धर्मों के विद्वानों का सम्मान करता था। जैन विद्वान और संत जिन प्रभु को उसने दरबार में बुलाकर, तो उम्मीद है आपको आवाज़ जारी होगी इस बार। तो चलिए फिर से शुरू कर लेते हैं। सभी धर्मों के विद्वान का सम्मान करता था। जैन विद्वान और संत जिन प्रभु को उसने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया। वह सूफी, शेख और अन्य विभिन्न संप्रदायों के संतों के संपर्क में आया था। अपनी हिंदू प्रजा के प्रति उसका व्यवहार सहिष्णु था। नगरकोट के आक्रमण के अवसर पर उसने ज्वाला देवी के मंदिर को नष्ट नहीं किया। हिंदुओं को उसने सम्मानित पदों पर नियुक्त किया था। संभवतः दिल्ली के सुल्तानों में वह प्रथम सुल्तान था जो त्योहारों, मुख्यतः होली में भाग लेता था। उसने गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों को भी सरकारी पदों पर नियुक्त किया, जिसके कारण बर्नी ने उसकी कटु आलोचना की और ऐसे व्यक्ति को छिछोरा, माली, जुलाहा, नाई, रसोई आदि कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सोनधर शब्द का प्रयोग किसानों के दिए जाने वाले ऋण के रूप में किसके समय में हुआ। तो आप यहां पे गैस कर सकते हैं। तो इसका जो उपयोग हुआ है, किसके समय में उपयोग हुआ है, तो ये हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। व्याख्या देख लेते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2008 का ये प्रश्न रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों के विकास के लिए उन्हें सोनधर नामक कृषि ऋण प्रदान किए। यह ऋण राज्य की ओर से किसानों को अत्यंत कम ब्याज पर उपलब्ध कराया जाता था। फिरोज शाह तुगलक जब शासक बना तो उसने सोनधर नामक ऋण को माफ कर दिया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया तथा उन्हें भारतीय वातावरण में समन्वित किया। तो भारतीय वातावरण में समन्वित किया है, कौन सा शासक था? यह था इल्तुतमिश। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। पब्लिक सर्विस कमीशन प्री इंडियन हिस्ट्री 2008 का प्रश्न रहा है। आदि तुर्क शासकों के राजत्व में परंपरा का तत्व फारस से आया। उन्होंने फारसी राजत्व की परंपरा व विचारों को अपनाया। इल्तुतमिश व बलबन दोनों ने अपने वंशों को फिरदौसी के शाहनामा में उल्लिखित पौराणिक अफरासियाब से जोड़ा।
रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुनते समय भी इल्तुतमिश ने ईरान परंपरा से प्रेरणा ली, जहां पिता के बाद पुत्री के सिंहासनारोहण के उदाहरण प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किसकी माता हिंदू थी? नीचे दिए गए कूट के आधार पर हमें उत्तर देना है। तो इनमें से कौन होगा जिसकी माता हिंदू थी? तो इसमें जो हमारा उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब सभी के सभी हो जाएंगे। सबसे पहले नसीरुद्दीन खुसरो, इसके बाद गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी, यानी सभी के सभी ऑप्शन में हम ले लेंगे, सभी की माताएं हिंदू थी। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2008 का ये प्रश्न रहा है। इसकी व्याख्या एक बार चेक करते हैं। नसीरुद्दीन खुसरो यह एक भारतीय मुसलमान था। प्रारंभ में वह भारवार अथवा गरड़िया नामक नीची जाति का गुजराती हिंदू था। बाद में उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। वह 15 अप्रैल से 5 सितंबर 1320 तक दिल्ली का सुल्तान रहा। इसका जन्म एक निम्न कुल में हुआ था। उसका पिता बलबन का एक तुर्की गुलाम था और माता पंजाब की एक जाटनी थी। उसने 1320 से 1325 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। फिरोज तुगलक, फिरोज का जन्म 1309 में हुआ था। वह गियासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रजब का पुत्र था। उसकी माता आधुनिक पूर्वी पंजाब के हिसार जिले में स्थित थी। अबोहर के भट्टी राजपूत राजा समल की पुत्री थी। यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया हुआ है कि हिसार जिले में स्थित अबोहर के भट्टी राजपूत राजा समल की पुत्री थी। उसका शासनकाल 1351 से 1388 ईस्वी तक रहा था। सिकंदर लोदी जो कि 1489 से 1517 तक रहा, यह एक सुनार माता का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने तुर्काने चेहलगानी का गठन किया? तो इसका उत्तर मुझे लगता है सभी को पता होगा, आप यहाँ पे गैस कर सकते हैं। तो यहाँ जो हमारा उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री एग्जाम 2009 का ये प्रश्न रहा है। विरोधी सरदारों को नियंत्रित करने के लिए इल्तुतमिश ने अपने वफदार गुलामी अमीर सरदारों की एक टुकड़ी रखी, जिसे तुर्काने चेहलगानी या 40 अमीरों का समूह कहा जाता है, जिसका अंत बलबन ने अपनी सत्ता में आने के बाद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश ने शासन किया? तो ये शासन करने वाले थे काकतीय। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2009 का ये प्रश्न रहा है। 1303 ईस्वी के तेलंगाना के आक्रमण की विफलता अलाउद्दीन के हृदय में खटक रही थी और वह अतिशीघ्र उस कलंक को धोने की चिंता में था। 1309 में उसने इस कार्य को पूरा करने के लिए मलिक काफूर को भेजा। काकतीय राज्य की राजधानी वारंगल सुदृढ़ दीवारों से घिरा हुआ था। सहसा आक्रमण किया गया। काफूर ने वारंगल को घेरकर भीतर के रक्षक सेना को भारी क्षति पहुंचाई। अतः राजा ने समर्पण कर दिया और 300 हाथी, 700 घोड़े तथा भारी संख्या में नगद धन और रत्न युद्ध क्षति की पूर्ति के लिए आक्रमणकारियों को भेंट किए गए वार्षिक कर देने का वचन दिया। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस एक नए विभाग का आरंभ किया? तो जिस विभाग का आरंभ किया है वो हो जाएगा दीवाने कोही। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री एग्जाम 2009 का ये प्रश्न रहा है। दीवान अमीर को ही इस विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। इस विभाग का कार्य मालगुजारी व्यवस्था को ठीक प्रकार से चलाना और जिस भूमि पर खेती ना हो रही हो उससे खेती योग्य बनाना इस विभाग के ऊपर विजारत का प्रत्यक्ष नियंत्रण था। दीवान मुस्तक राज की स्थापना अलाउद्दीन ने की। इस विभाग का कार्य राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारियों के नाम बकाया राशि की जांच करना और उसे वसूल करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? तो विजयनगर साम्राज्य की जब स्थापना हुई तो उस समय शासन था मोहम्मद बिन तुगलक का। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री एग्जाम 2009 का ये प्रश्न रहा है। 1335 ईस्वी में जब मदुरा के गवर्नर जलालुद्दीन ने अपने को स्वतंत्र घोषित किया तो समस्त दक्षिण में तुगलक शासक के विरुद्ध विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। मोहम्मद तुगलक ने हरिहर और बुक्का को तुगलक सेनापति के रूप में दक्षिण भेजा और उन्हें कापिल के विरोध का दमन किया। हरिहर और बुक्का दोनों ही विद्यारण्य नामक एक प्रांत के प्रभाव में आए और उन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। ये दोनों संगम के पुत्र थे। अपने पिता के नाम पर अपने वंश का नाम संगम वंश रखा, जिन्हें माधव विद्यारण्य और उसके भाई प्रसिद्ध वेदासरण्य से काफी प्रेरणा मिली। नेक्स्ट पर आते हैं। बलबन के द्वारा विजय के स्थान पर सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक कारण नहीं था? तो कारण सभी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले विदेशी आक्रमण का भय, तो ये कारण था। आंतरिक विद्रोह, ये भी कारण मौजूद था। और भारतीय शासकों की तुर्की शासन को उखाड़ फेंकने की इच्छा, ये भी कारण मौजूद था। उसका कमजोर स्वभाव, ये यानी कि ठीक नहीं कारण है, तो यही हमारा उत्तर बन जाएगा ऑप्शन डी। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बलबन के द्वारा विजय के स्थान पर सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन कारण नहीं था? तो जो लास्ट वाला है ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2009 का ये प्रश्न रहा है। व्याख्या देखते हैं। बलबन ने तुर्की सुल्तान की रक्षा का सुप्रबंध किया और उसे नया जीवन प्रदान किया। यही उसका सबसे महान कार्य था। वह दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति था। उसने आंतरिक शांति की पुनः स्थापना की, सल्तनत की उत्तर पश्चिम सीमाओं की रक्षा के लिए समुचित प्रबंध करके उसको मंगोलों की आक्रमण से बचाया। उसने पड़ोसी हिंदू शासकों की भूमि को जीतने का प्रयत्न नहीं किया। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति एवं कठोर स्वभाव के कारण बड़े बड़े तुर्क सामंतों की शक्ति को कुचलकर इस देश में तुर्की शासन को नया रूप दिया। अतः वह कमजोर भाव वाला व्यक्ति नहीं था। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन एक इल्तुतमिश की संतान नहीं था किंतु उसके वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था? गैस कर सकते हैं आप। तो वो था नसीरुद्दीन महमूद। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2009 का ये प्रश्न रहा है। रुकनुद्दीन फिरोज इल्तुतमिश का फिर से देख लेते हैं। रुकनुद्दीन फिरोज इल्तुतमिश का जीवित सबसे बड़ा पुत्र था। उसकी माता का नाम शाह तुर्कन था, जबकि रजिया सबसे बड़ी पुत्री थी, जिसने 1236 से 1240 तक शासन किया। मुइजुद्दीन बहराम शाह इल्तुतमिश का तीसरा पुत्र था, जिसने रजिया के पतन के बाद 1240 से 1242 यानी 2 वर्षों तक शासन किया। नसीरुद्दीन महमूद अलाउद्दीन मसूद के पतन के बाद 10 जून 1246 के दिन गद्दी पर बैठा, जो इल्तुतमिश की संतान नहीं वरन पौत्र था, जिसने सादगीपूर्ण ढंग से 1265 तक शासन किया। जो इल्तुतमिश के सादगीपूर्ण ढंग से
सादगीपूर्ण ढंग से 1265 तक शासन किया, जो इल्तुतमिश के वंश का अंतरिम उत्तराधिकारी था। उसके बाद बलबन सिंहासन पर बैठा, जिसने 1286 ईस्वी तक शासन किया। नेक्स्ट पर आते हैं, अलाउद्दीन के निम्नलिखित पुत्रों में से कौन एक उसकी पत्नी झत्यापाली से उत्पन्न था, जो देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की पुत्री थी। तो यहाँ जो उत्तर हमारा सही होगा वो होगा ऑप्शन ए, शिहाबुद्दीन उमर। और ये प्रश्न आया हुआ है यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2009 का ये प्रश्न रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पहले व्याख्या देख लेते हैं। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने रामचंद्र देव की पुत्री झल्लपाली से उत्पन्न अलाउद्दीन के 6 वर्षीय अल्पवयस्क पुत्र शिहाबुद्दीन उमर को सुल्तान बनाया और स्वयं उसके संरक्षक बन गया। अलाउद्दीन के सबसे बड़े पुत्र खिर्ज खां और सबसे छोटे भाई शादी खां को अंधा करवा दिया। अलाउद्दीन के तीसरे पुत्र मुबारक खां, उसकी आयु लगभग 18 वर्ष थी, उस काफूर ने बंदी बना लिया और अपने कुछ आदमियों को उसकी आंखें निकालने के लिए भेज दिया, किंतु मुबारक ने उन आदमियों को रिश्वत देकर काफूर को मारने वापस भेज दिया और उन्हें सरलता से इस कार्य को संपन्न करा दिया। इस घटना के 2 माह बाद उसने अपने भाई शिहाबुद्दीन उमर को अपदस्थ करके अंधा करा दिया और स्वयं सिंहासन हस्तगत कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुतूहत ए फिरोज शाही किसने लिखा? ये नेट का भी क्वेश्चन आया हुआ है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। अगर आपने ओल्ड पेपर सॉल्व किए होंगे नेट के तो आप जरूर गैस कर पाएंगे। तो ये लिखा गया है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2009 का प्रश्न रहा है। इसके अलावा नेट का भी ये प्रश्न रहा है। सुल्तान फिरोज तुगलक को इतिहास से विशेष प्रेम था। जियाउद्दीन बन्नी तथा शम्स सिराज अफीफ तारीख ने अपने ग्रंथ उसी के संरक्षण में लिखे। सुल्तान ने स्वयं फतूहत फिरोज शाही नाम से अपने आत्मकथा लिखी। फिरोज ने कुछ संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। उसने उनमें से एक का नाम उसने दलाइले सॉरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, दलाइले फिरोज शाही रखा। फिरोज की निजी रुचि तथा राज्य के संरक्षण के कारण धर्मशास्त्र, कानून तथा इस्लामी विद्या की अन्य शाखाओं के अध्ययन को प्रोत्साहन मिला। नेक्स्ट देखते हैं, मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अंतिम विश्वसनीय वृत्तांत दिया है। तो कौन सा वृत्तांत है? ये वृत्तांत है अमीर खुसरो ने दिया है। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2010 का ये प्रश्न रहा है। मलिक काफूर के दक्षिण विजय का विश्वसनीय वृत्तांत हमें अमीर खुसरो ने दिया है। अलाउद्दीन के निर्देश में की गई दक्षिण विजय का विवरण खजाइल उल फतूह में मिलता है, जबकि आशिका में देवल देवी एवं खिर्ज खां के रूमानी प्रेम का वर्णन किया गया है। नूर सिपर में भारतीय जलवायु एवं यहाँ की आबो हवा का वर्णन मिलता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है नूर सिपर, इस पर भी काफी प्रश्न बनता है। नेक्स्ट पर आते हैं, तैमूर दिल्ली की वास्तुकला से इतना प्रभावित हुआ कि वह अपने साथ भारत से शिल्पकार, राजमिस्त्री और निपुण कारीगरों को लेता गया ताकि वह उनसे उन्हीं प्रकार की इमारतें बनवाए अपनी राजधानी में। तो ये हो जाएगा समरकंद। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये भी प्रश्न आया हुआ है पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2010 का। एक बार व्याख्या भी देख लेते हैं।
18 दिसंबर 1398 को तैमूर ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। विजेता को अपार धन राशि लूट में प्राप्त हुई। प्रत्येक सैनिक धनी हो गया और ऐसे दरिद्र कोई ना रहा कि उसके पास कम से कम 20 गुलाम भी ना हो। तैमूर ने दिल्ली से शिल्पियों को चुनकर समरकंद भेज दिया, जहां उन्होंने उसके लिए प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किया। तो यहाँ पे कौन सही सुमेलित है ये दिए गए हैं और इसमें हमें जो सही सुमेलित है उसकी पहचान हमें करनी है। सबसे पहला अल-बरूनी दिया हुआ है ताजुल मासीर, तो अल-बरूनी का ताजुल मासीर नहीं है, इसका तारीख हिंद हो जाएगा जो नीचे दिया है। फिर हसन निजामी का ताजुल मासीर हो जाएगा। फिर बर्नी का इसमें दिया ही नहीं है। और यहाँ पे हसन निजामी दिया है, हसन निजामी का ताजुल मासीर हो जाएगा। फिर बर्नी दिया हुआ है, तो बर्नी का कौन सा होगा, इसमें नहीं दिया है। और अमीर खुसरो दिया हुआ है। तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं कौन सा सही है। जो सही है उसी को हमें टिक करना है। तो यहाँ हमारा जो सही होगा वो केवल नीचे वाला होगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2010 का ये प्रश्न रहा है। तो चलिए यहाँ हम देख लेते हैं कि किस तरह से मैचिंग होगा। युग्मों को सही सुमेलित किस तरह से करना है। तो अमीर खुसरो का तुगलकनामा है। अन्य रचनाकार उनकी रचनाएं इस प्रकार दी गई हैं। अल-बरूनी हो जाएगा, जैसा कि ऊपर मैंने बताया था। तारीख हिंद हो जाएगा। हसन निजामी, ताजुल मासीर, बर्नी, तारीख फिरोज शाही और मीनहाज उस सिराज तबकाते नासिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित सूफियों में से किसने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है। तो पृथ्वी का स्वर्ग किसके द्वारा कहा गया है, ये कहा गया है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित सूफियों में से किसने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है। तो पृथ्वी का स्वर्ग कहने वाले था अमीर खुसरो। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2010 का ये प्रश्न रहा है। अमीर खुसरो ने अपनी प्रसिद्ध मसनवी नूर सिपर यानी कि 9 आकाश में भारतीय जलवायु, पशु पक्षी, धार्मिक विश्वासों और जन भाषा का उल्लेख किया है। वह भारत की तुलना स्वर्ग के उद्यानों से करता है। वह भारतीय भूमि के उपजाऊपन, इसकी समशीतोष्ण जलवायु एवं मोरों की प्रशंसा करता है। कहीं कहीं वह भारत को संसार के अन्य देशों से सर्वश्रेष्ठ ठहराता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के किस सुल्तान ने सीरी के दुर्ग की नींव डाली एवं उसे निर्मित किया। तो इसकी नींव कौन डाला है, ये है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2011 का ये प्रश्न रहा है। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी के दुर्ग की नींव डाली तथा उसे निर्मित किया। उसने सीरी का नगर बसाया, उसमें 1000 स्तंभों वाला महल बनवाया। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में जमयत खाना मस्जिद और कुतुब मीनार के निकट अलाई दरवाजा बनवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा पराजित होने वाला बुंदेलखंड का शासक था। तो वो शासक कौन था, ये था परमर्दी देव। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन प्री इंडियन हिस्ट्री 2011 का प्रश्न रहा है। यहाँ थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वीराज से निपटने के बाद परमर्दी देव को तुर्की के भीषण प्रहार का सामना करना पड़ा, जिससे वह बच ना सका और 1203 में कुतुबुद्दीन ने परमार्दी देव को पराजित कर कालिंजर के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। कालिंजर के दुर्ग में ही परमार्दी की मृत्यु हुई। सुल्तान बलबन के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोड़े की सजा पाने वाला निम्नलिखित अमीरों में से कौन एक था। तो ये था मलिक बकबक। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2011 का प्रश्न रहा है। बदायूं के इक़्तिदार सूबेदार मलिक बकबक को सुल्तान बलबन के आदेश पर जनसाधारण के सम्मुख कोड़े से पीटा गया क्योंकि उसने एक दास को कोड़े से पीटकर मार दिया था। इसी प्रकार अवध के इक़्तिदार हैबत खां को अपने एक दास की हत्या कर देने के अपराध में 500 कोड़े लगाए जाने की सजा दी गई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस फिनिश होते हैं और हम चलते हैं प्लेलिस्ट पर और एक बार वॉच करते हैं कि कौन कौन से वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल हैं। तो जो न्यू व्यूअर हैं उनको मैं जानकारी देना चाहूँगी, इतिहास से रिलेटेड और भी बहुत से वीडियो यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आपके पास समय है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं या आई बटन के माध्यम से इन वीडियोस को देख सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है। तो वीडियो के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके बहुत अच्छे कमेंट मुझे मिल रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय।